जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी लैब में। आज हमने जीके जीएस, करेंट अफेयर्स, साइंस, इन सभी के क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, साथ ही बीपीएससी एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और आप लोग खुद से भी इसका आंसर टिक कीजिए और कितना सही होता है ये लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा 26 नवंबर को किया गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला है, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? आरपीएफ से, सीबीआई से, एनसीबी से या एनआईए से? ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। जो टिकटों की कालाबाजारी जो हो रही थी, टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2021 में दिया गया वो किस अभिनेता या अभिनेत्री को दिया गया है? आशा पेरेख, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या वहीदा रहमान? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में जो दिया गया वो वहीदा रहमान को दिया गया, और आशा पेरेख को 2020 में दिया गया था। आशा पेरेख को जो है इससे भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2020 में, और इसे जो मिला होगा 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पेरेख को और 53वां वहीदा रहमान को। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक जो एम.एस. स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसका निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दादा एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया था? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या डब्ल्यूईएफ के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज महोत्सव यानी गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? असम में है, और ये एक और चीज़ के लिए विख्यात है, एक सींग वाले गैंडा के लिए ये विख्यात है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये है कहाँ पे? असम में। तो यहीं पे अभी गज उत्सव 2023 मनाया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 2023 में जो है कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? 4, 5, 6 या 7? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में दिया गया, जिसका नाम आप लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिएगा। बालकृष्ण दोषी है, जाकिर हुसैन है, एम.एस. कृष्णन है, दिलीप महालनोबिस है, श्रीनिवास वर्धन है, मुलायम सिंह यादव है। इन 6 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8,
कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2023 में आयोजन किया गया था वो कहाँ हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2023 है वो आयोजन कहाँ हुआ, भारत, ब्राजील, चीन या दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया। ब्रिक्स में कितने देश होते हैं, ब्रिक्स में 5 सदस्य देश होते हैं। ब्रिक्स में कितने, 5 सदस्य देश होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिक्स में मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता है। यहाँ पे विजेता ना पूछ के उप विजेता पूछेगा, तो इन चीज़ों पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। संतोष ट्रॉफी के विजेता तो कर्नाटक है, ये विजेता है, विजेता कर्नाटक है, लेकिन यहाँ पे उप विजेता पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। संतोष ट्रॉफी 2023 का उप विजेता मेघालय है और विजेता कर्नाटक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये जो संतोष ट्रॉफी था वो कैमा था, 76वां था। संतोष ट्रॉफी जो था जो 2023 में आयोजन हुआ है वो कितने नंबर का था, 76वां था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 ये बता रहा है कि किस आईआईटी द्वारा अब प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा अब प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी पटना, आईआईटी खड़गपुर। इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा अब प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये जो है शहरी क्षेत्रों में जो जल जमाव हो जाते थे, दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में जो जल जमाव है, इनके निपटारा के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था, जल जमाव के निपटारा के लिए। तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया अब प्रहरी मोबाइल ऐप। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 ये कह रहा है कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। शांतनु है, फिरोज गांधी है, अमिताभ घोष है, मेघनाथ देसाई है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है, फिरोज गांधी है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है, फिरोज गांधी है। अगला प्रश्न है हमारा कोली लोक नृत्य। कोली लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है। कोली लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है, महाराष्ट्र से, मणिपुर से, गुजरात से, असम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सा, कोली लोक नृत्य। महाराष्ट्र से एक और है तमाशा, तमाशा भी महाराष्ट्र में ही होता है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। गुजरात में डांडिया होता है, असम में बिहू एक लोक नृत्य है, बिहू एक फेस्टिवल भी है, बिहू लोक नृत्य भी है। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी, ये तो इसका शास्त्र नृत्य है, तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में ये जो कोली लोक नृत्य है महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में एक और लोक नृत्य है तमाशा, ये भी बड़ी फेमस है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, बर्न, रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि जिनेवा में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। कहाँ पे है, जिनेवा में। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 14 ये बोल रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी, यानी कि कौन सा वर्ष में हुआ था। ये वर्ष पूछ दे रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह का स्थापना किस वर्ष हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। कैगा ये है कहाँ पे, कैगा कर्नाटक में है। कैगा जो परमाणु विद्युत गृह केंद्र है वो कहाँ पे, कर्नाटक में। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 ये बता रहा है कि चेकमेट, विश्व तथा गैमेट, ये 3 शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। चेकमेट, विश्व और गैमेट ये किस खेल से संबंधित है, खो खो, शतरंज, क्रिकेट या हॉकी। तो ये चेकमेट से ही समझ में आ रहा होगा कि ये शतरंज से रिलेटेड है चेकमेट शब्द। यही खो खो की बात कर ले तो खो खो में चेज, खो खो का जो एक गेम शब्द होता है वो होता है चेज, चेज या चेजिंग, चेजिंग भी बोल सकते हैं, चेज, चेजिंग। क्रिकेट में एक शब्द होता है स्विंग, क्रिकेट में जो एक शब्द होता है वो स्विंग होता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चेकमेट, विश्व, गैमेट शब्द का संबंध किससे, शतरंज से।
अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। ये बता रहा है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति की बात कर रही है नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय नीति निर्धारित करता है कौन सा, वित्त मंत्रालय करता है। इसमें क्या होता है कि फंडिंग का बंटवारा किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 यानी 17। ये भी उसी से, बजट एक लेख पत्र है। बजट क्या है, एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी राजकोषीय नीति का ही, ये भी सरकार का जो है एक राजकोषीय नीति है। बजट जो है क्या है, सरकार का एक राजकोषीय नीति है। सरकार के व्यय यानी कि सरकार का जो पूरी साल में खर्च होती है इसका, इसके लिए तैयार किया जाता है। तो बजट क्या है, राजकोषीय नीति का ही अंग है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहला जो पंचवर्षीय योजना था भारत में वो किस आधार पर था, होरार डोमर मॉडल पर था। इसके आधार पर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होरार डोमर मॉडल पर जो है आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। वही महालनोबिस मॉडल की बात करें तो इसमें सेकेंड ईयर पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, महालनोबिस पर, और पहली पंचवर्षीय योजना होरार डोमर मॉडल पर आधारित था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है, निम्न घटनाओं को ध्यान में दे तथा इसे कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। अब इसका प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति। अच्छा, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, इस तरह से आप लोग अरेंज कर दीजिए आरोही क्रम में। तो पहले जो हुआ था ये 1 नंबर पे हरित क्रांति, दूसरे नंबर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरे नंबर पर गरीबी हटाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 2, 1। और ये दिख रहा है आपको किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 3, 2, 1। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 ये कह रहा है, 21 कह रहा है कि निम्न में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में से संबंध नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा। जल प्रबंधन का तो पारिस्थितिकी से संबंध होगा, जल प्रबंधन का पारिस्थितिकी से संबंध है, वन रोपण का भी है, वन्य जीव सुरक्षा का भी है। यहाँ पे औद्योगिक प्रबंधन, ये जो है पारिस्थितिकी से संतुलन का संबंध नहीं है। कौन सा, औद्योगिक प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 ये कह रहा है कि अगर उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसकी है। यानी कि ये 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें यह बात किसने बोला था कि अगर उसमें एक भी विद्रोही निकला, योग्य नेता निकला तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। ये किसने बोला था, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स या फिर लॉर्ड डफरिन। ये बातें जो है किसने बोला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस बोला था कि अगर इसमें एक भी विद्रोही निकला तो मैं सदा के लिए हार जाऊंगा। ठीक है, तो इन लाइन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 1857 से रिलेटेड और 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये थोड़े अलग लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख रहे होंगे। और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको फिर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड नॉर्थबॉल्क। तो भारत में जो न्यायिक सेवा का जनक है वो किसे कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को। न्यायिक सेवा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था।
पीर अली के नेतृत्व में हो जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था? मेजर मैकडोनाल्ड, कैप्टन ली क्रेड, मेजर विसेंट आया या कमिश्नर टेलर? तो पटना में जो पीर अली के नेतृत्व में जो एक विद्रोह हुआ था, पीर अली के नेतृत्व में जो एक विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमिश्नर टेलर। कमिश्नर टेलर के द्वारा दबाया गया था पटना में जो पीर अली ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गया में जो एक अधिवेशन हुआ था 37वां, उसका अध्यक्षता कौन किया था? रंगनाथ सिंह माधवलकर, अबुल कलाम आजाद, देशबंधु चित्तरंजन दास या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा जो है ये 37वां अधिवेशन गया में किया गया था और ये अधिवेशन जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि गया में जो 37वां अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास ने। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते, प्रश्न संख्या 26। ये बोल रहा है कि इसको भी आपको अरेंज करना है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से इनका उत्तर दीजिए। तो मोपला विद्रोह हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा घटना हो गया, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गया। तो इसको जो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो ये क्या होगा? यहाँ पे पूछा जाए तो मोपला विद्रोह, ये मोपला विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना जो है ये आपको 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था, चौरी चौरा घटना। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है ये 1918 में ही हो गया था। तो इसको आप अरेंज करिए कि पहले 4, फिर से 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 3। ठीक है, पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1918 में, चौरी चौरा घटना तो 1900, उसके बाद हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में, उसके बाद 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा घटना जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होता। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27। ये बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। 27 ये बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय झंडा कांड हुआ था? बक्सर, पटना, भागलपुर या सारण? किस जिले में झंडा कांड हुआ था जिस समय गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। भागलपुर में जो है ये 1922 में ही हुआ था। 1922 में ही भागलपुर में झंडा कांड हुआ था जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी समय चौरी चौरा घटना भी हुआ था जिससे असहयोग आंदोलन प्रभावित हुआ था। तो ये भी बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या अकबर द्वारा प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 ये बोला कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इस क्वेश्चंस का सेट थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऑप्शंस का अरेंज सही से नहीं हो पाया। चलिए इसका आंसर दीजिए। अकबर द्वारा किए गए
गए कार्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि पहले इसने 10 प्रथा का अंत किया था, उसके बाद फिर इसने तीर्थ कर की समाप्ति की थी, उसके बाद जजिया की समाप्ति, उसके बाद दसाली प्रथा लागू किया था। यहाँ पे दास प्रथा की बात करें तो ये 1562 में किया था। उसके बाद यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर जो समाप्ति की थी ये 1563 में किया था। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जजिया कर की समाप्ति जो है ये 1564 में किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और दसाली प्रथा लागू किया 1582 में। ठीक है, दसाली प्रथा जो है प्रणाली को जो लागू किया था वो कब किया था? 1582 में। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो है ये सही कालानुक्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले दास प्रथा का अंत किया, फिर तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की, फिर उसके बाद जजिया करके समाप्ति, उसके बाद दसाली प्रणाली का लागू करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 ये कह रहा है कि दारा सिकोह किस सूफी संत से प्रभावित था। यहाँ पे मंत्र गलती से टाइप हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए, ये संत है। तो दारा सिकोह जो है किस सूफी संत से प्रभावित था? चिश्ती संप्रदाय से, कादरी संप्रदाय से, फिरदौसी से, या सतारी संप्रदाय से? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कदारी संप्रदाय। दारा सिकोह किस सूफी संत से प्रभावित था? कदारी संप्रदाय से, कदारी संप्रदाय से प्रभावित था। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों से विभाजित था? 3 भागों से विभाजित था। कौन सा हड़प्पा का नगर था जो 3 भागों से विभाजित था? लोथल, बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये 3 भागों से विभाजित था। जो हड़प्पा का नगर था वो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। और इसका खोज जो है 1967 में किया गया था। 1967 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हड़प्पा जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न संख्या 31 ये कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासकिंग में विभाजित हो गया? यानी कि बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संघ में स्थावीर और महासंगिक में विभाजित हो गया था। कौन सी? बौद्ध संघ। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न संख्या 32 ये बोल रहा है, प्रश्न संख्या 32 कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मौर्य काल में जो है संस्था और संचार ये संबंध किससे रखता था? विदेश व्यापार से संबंधित था, जनगणना से संबंधित था, गुप्तचर से, या फिर स्थानीय शासन से? तो ये गुप्तचर व्यवस्था था। मौर्य काल में जो संस्था था या संचार मतलब एक बात है दूसरी बात तक पहुंचाना, ये गुप्तचर व्यवस्था था। तो ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। कौन सा? संस्था या संचार। मौर्य काल की बात हो रही। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 33 ये बता रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। इनमें से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? किसान, सैनिक, क्षत्रिय या कारीगर या शिल्पी? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षत्रिय। मौर्य मेगास्थनीज के द्वारा जो 7 वर्गों में विभाजित किया गया था उसमें क्षत्रिय की चर्चा नहीं की गई थी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते, प्रश्न संख्या 34 कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? लक्षद्वीप, न्यूमोर द्वीप, रामेश्वर द्वीप या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य
स्थित है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 यह बोल रहा है कि भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है। भारत में कौन सा पतन लौह अयस्क जो निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है। मर्मगांव, कोचीन, बम्बई, पारादीप। तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मगांव। मर्मगांव जो है ये लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36। हिंद महासागर में सबसे बड़ी द्वीप, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर द्वीप, सुमात्रा द्वीप। हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मेडागास्कर। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल लगभग 2,26,658 है। 2,26,658 वर्ग मील है। ठीक है, मील में है, तो आप लोग इस बातों को भी ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर ना होके मील में। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते, प्रश्न संख्या 37। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? पच्छी पंजा डेल्टा है, ज्वार नदीमुखी डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है, या रुंडित डेल्टा है। जो गंगा का जो डेल्टा बनता है वो कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चापाकार डेल्टा है। गंगा का जो डेल्टा है वो कैसा है? चापाकार डेल्टा है। ठीक है, गंगा का डेल्टा काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। अगले प्रश्न पढ़ते, प्रश्न संख्या 38। ये बोल रहा है कि अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे जो स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है वो कौन सा है? चिनूक है, फॉन है, मिस्ट्रल है, बोरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे जो पवन बहती है वो कौन सी? फॉन। ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होता है वो 15 से 20 डिग्री तक होता है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39। ये बोल रहा है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है अधिकेंद्र पर, उद्गमन केंद्र पर या बाध्य स्थल पर। भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर होता है? ये होता है अधिकेंद्र। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अधिकेंद्र पर। भूकंप का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो अधिकेंद्र पर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14 कि निहारिका क्या है? निहारिका एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का गोला है, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है, तारा का जलता स्वरूप है। निहारिका, निहारिका क्या है? इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग कि निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। निहारिका जो है एक तप्त गैस का बादल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 ये बोल रहा है मिलान करने के लिए, तो इसको मिलान करना है और कूट की सहायता से इसको इसका उत्तर देना है। तो चलिए इसको मिलान करिए और इसके कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कह रहा सूची 1 में वन्य जीव अभ्यारण्य, सूची 2 में राज्य है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ठीक है, तो नाम दफा की बात कर रहा है, तो नाम दफा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार, पेरियार कहाँ पे है? पेरियार जो है केरल में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। लामजाओ, केबुल लामजाओ आपको पता होगा मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर आप दे दिए किसका है कि 2, 4, 1, 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संघीय सरकार की कौन सा महत्वपूर्ण व्यवस्था है? संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या आपातकालीन प्रभाव। यहाँ पर से कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है संघीय सरकार की? तो संघीय सरकार की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो संविधान की सर्वोच्चता, ये तो बात है ही, संविधान की सर्वोच्चता है। ये 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार ये भी है। भारत में जो है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार भी है, केंद्र में और राज्य में। ठीक है,
और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है। आपातकालीन प्रावधान ये महत्वपूर्ण विशेषता में नहीं आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट विशेषता में नहीं आएगा आपातकालीन, लेकिन ये तीनों अति महत्वपूर्ण में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 2 3। 1 2 3 सही है, 1 2 3 ये ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 ये बोल रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो ये किस में है? अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी या निरोध का संरक्षण है, यानी बिना मतलब आपको गिरफ्तार कर रहा है तो इससे निरोध का संरक्षण है, निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में है जो है दोषी के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 23 ये बोल रहा है बाल श्रम निषेध, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उसमें श्रम निषेध है, यानी कि बाल श्रम निषेध। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 ये बोल रहा है कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? मतलब किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो अनुमोदन से जो है किसी राज्य के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, चलिए प्रश्न संख्या 45 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है? असत्य बातें पूछा गया, यहाँ पे सत्य नहीं असत्य पूछा गया, तो यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखिएगा कि असत्य बातें पूछा गया। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, ये राइट है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई, ये भी सही बात है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये नहीं है यानी ये सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसको परिवर्तन नहीं किया था। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये बात नहीं है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाए रखना, यानी कि राज्य में जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक, ये सभी बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिर्फ इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, राजनीतिक करना नहीं है। तो इस तरह से इसमें गलत बातें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों बातें नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? वर्तमान की बात कर रहा है जो केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्य, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो 8 राज्यसभा के 8 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में जो टोटल है 245 सदस्य होते हैं, ठीक है। जिसमें राज्यों से 225, राज्य से 225, केंद्र शासित प्रदेश से 8 और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कहाँ से? कला, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र या फिर कोई और अच्छे कर्म से। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 ये बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा
के लिए आवंटित सीटों की से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा का जो सीट है उसमें से कितना सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40। 40 सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कितना आरक्षित है? कितना आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 6 सीटें जो है बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 यह बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है? यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात अगर की तो उसे कितने दिन पहले सूचना देना होगा कि हाँ भाई आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है? 21 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 14 दिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू होने वाला है। अगले प्रश्न, प्रस्ताव लाने से, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व। चलिए अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको सबसे पहले किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। 1989 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यानी 1950 से लेकर के 1989 तक ये क्या था? एक सदस्यीय निकाय था और इसको 1989 के बाद बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1950 में। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में पहली बार। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, जनसंख्या नियंत्रण एक परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? संविधान के 7वीं अनुसूची में आपको पता है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की चर्चा की गई है। तो जो 7वीं अनुसूची है इसमें किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एक परिवार नियोजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची यानी संघ और राज्य दोनों का कानून चलता है इस पे, जनसंख्या नियंत्रण पे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 ये कह रहा है, अब यहाँ से हम लोग साइंस का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो वाहने में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है क्या? एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर? तो वाहनों में जो लगे रियर व्यू मिरर का आवर्धन होता है वो क्या होता है? एक से कम, एक से कम, किसी भी मिरर का आवर्धन जो होता है वो एक से कम ही होता है, ठीक है। तो वाहनों में जो लगे मिरर का व्यू है वो एक से कम होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 यह बोल रहा है, 52 बोल रहा है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? उपयोग हुए आवेश के लिए, उपयोग हुए विद्युत के लिए, उपयोग हुए शक्ति के लिए या उपयोग हुए एनर्जी के लिए? तो आप किसका भुगतान करते हैं? आपके घर में क्या चीज़ उपयोग हुआ उसका भुगतान करते हैं। तो जो आप एनर्जी खत्म करते हैं ना, उपयोग हुए एनर्जी के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एनर्जी का इकाई जो है, ठीक है, बिजली बिल का जो इकाई एनर्जी का इकाई होता है वो किसमें नापा जाता है? किलोवाट पर घंटा की आप कितना किलोवाट खपत किए हैं कितने एक घंटे में। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न बढ़ते, प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 क्या बोल रहा है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यानी कि एक परिपथ में जो प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, श्रृंखला में या समानांतर में? श्रृंखला में या समानांतर में? केवल एक या दो या एक या दो, दोनों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है किसमें? श्रृंखला में यानी सीरीज में। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 यह बोल रहा है
कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो दोलन दोलन का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ये जो है कम हो जाएगा, आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, और प्रश्न संख्या जो है आपको 55, ये बोल रहा है कि रॉकेट गति किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन के पहले नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन का पहला और तीसरा नियम पर। तो रॉकेट का जो गति है वो किस नियम पर कार्य करता है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के तीसरा नियम पर। क्रिया के न्यूटन का पहला नियम तो जड़त्व का नियम है, ये भी पता है। न्यूटन के तीसरा नियम जो है क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया, क्रिया के ऊपर जो है प्रतिक्रिया, यानी जितने स्पीड से रॉकेट धुआं छोड़ेगा उतनी स्पीड से आगे जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरे नियम पर रॉकेट। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 56 है। बोला कि जब एक जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है, यानी आप 1 जूल कार्य 1 सेकंड में करते हैं तो आपकी शक्ति कितना? 1 किलोवाट, 1 वाट, 1 वाट सेकंड, 1 जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 वाट। अगर आप 1 जूल कार्य 1 सेकंड में करते हैं तो आपका जो शक्ति है वो 1 वाट का है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 ये बोल रहा है, प्रश्न संख्या 57 बोला कि एक हर्ज होता है, प्रति मिनट 1 कंपन, प्रति मिनट 10 कंपन, प्रति मिनट 360 कंपन या प्रति मिनट 60 कंपन। एक हर्ज होता है, एक हर्ज होता है। अगर आप 1 मिनट में 60 कंपन करते हैं तो उसे 1 हर्ज बोला जाएगा। 1 मिनट में अगर 60 कंपन होता है तो वो 1 हर्ज बोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये सभी एंटीबायोटिक ही है। एरिथ्रोमाइसिन जो है ये बुखार से रिलेटेड, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सभी जो है एंटीबायोटिक्स ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें नहीं पूछा जा रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है भाई। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन जो है इसमें कौन सी धातु होती है? तांबा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 ये बोल रहा है, प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में सही सुमेलित है, एक तरफ दूसरे तरफ, तो कौन सा सही सुमेलित है? उत्पादक हिरन है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है। तो हिरन उत्पादक है लेकिन ये द्वितीय उत्पादक है। गौण उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, अपघटक बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 ये बोल रहा है कि मनुष्य के एफ्लाटॉक्सिन मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, वृक्क या फिर हृदय। कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर, यानी यकृत प्रभावित होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 ये बोल रहा है कि शुष्क स्थान हो, यानी कि मरुस्थल और बर्फीले चीज, शुष्क स्थान यहीं पे होता है, उसमें उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइटा, हेलोफाइटा, हाइड्रोफाइटा या सेक्यूलेंट। क्या बोला जाता है? शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइटा। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? जीरोफाइटा। हेलोफाइटा जो नमक वाली मिट्टी पर जो पौधा उगता है उसको हेलोफाइटा बोलते हैं, ये नमकीले
ठीक है। और हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइटा आपको हाइड्रो यानी कि जल, ये जल पे जो उगने वाले पौधे हैं उसे हाइड्रोफाइटा बोलते हैं। और सेक्यूलेंट, सेक्यूलेंट उस चीज़ को बोला जाता है पौधे का मोटा भाग जहाँ पे पानी रहता है, पौधे का जो मोटा भाग है जहाँ पे पानी रहता है उसे सेक्यूलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई ब्रांच नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 जीरोफाइटा हो गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 ये बोल रहा है, प्रश्न संख्या 63 ये बोल रहा है कि टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है किसका? वायुजन्य रोग का, संक्रमण रोग का, जलजन्य रोग का, अनुवांशिक रोग का। तो टाइफाइड और कलरा कैसा है? ये वायरस है या फिर संक्रमण रोग है, जल से फैलने वाला रोग है या अनुवांशिक रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला रोग है? तो कौन सा रोग है? तो ये जो टाइफाइड है और कलरा है ये आपको संक्रमित जल से होता है, यानी कि आप दूषित जल के सेवन से, दूषित जल के आसपास रहने या दूषित जल के सेवन से ये क्या होता है? टाइफाइड या कलरा बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 यानी प्रश्न संख्या 64 बोल रहा है कि मानव आंखें किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? अच्छा, मानव आंखें जो है कितने तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को जो है सही से देखता है, यानी कि सही से वो रिएक्शन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रम, 5500 एंगस्ट्रम तक के जो प्रकाश है उसको मानव आंखें सहूलियत अनुभव करता है, मानव आंख जो है सहूलियत अनुभव करता है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या और 65 ये बोल रहा है, प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? सोलर सेल जो है एटीपी में किस चीज़ को बदलती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट को बदलती है। क्लोरोप्लास्ट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन में, एड्रेनलिन में, टेस्टोस्टेरोन में या इंसुलिन में? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन किस में मिली होती है? थायरॉक्सिन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन जो है थायरॉक्सिन में मिली होती है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा और ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिए कि आयोडीन की कमी से घेगा या ग्वाइटर रोग होता है। और आयोडीन जो है कौन से हार्मोन में मिली होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आज हम लोग 75 देखेंगे, तो यहाँ पे 67 हो गया। 5-6 क्वेश्चन और है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप लोग ये बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, पौधे में पानी पहुँचाया जाता है जाइलम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, पौधे में जो पानी पहुँचाया जाता है वो जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा जो है खाद्य यानी कि भोज्य पदार्थ पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पौधे में जो पानी पहुँचाया जाता है वो जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है और खाद्य पदार्थ जो है ये फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 68 ये बोल रहा है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? सबसे मीठी चीनी की बात कर रहा है, तो ये कौन सा है? जो फलों वाले जो चीनी होती है वो सबसे मीठी होती है, यानी फ्रुक्टोज। फलों से जो उत्पन्न होते हैं चीनी, शुगर, वो फ्रुक्टोज होते हैं और वो सबसे मीठी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 69 ये बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और फिर कोड की सहायता से इसका उत्तर दीजिए। चलिए, तो मैंने प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लिया और आप लोग देख लीजिएगा। पहले एक तरफ है विशिष्टता और दूसरी तरफ है कण, शून्य द्रव्यमान, असिंक प्रचलन या पूर्णांक प्रकाशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4। ये आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। शून्य द्रव्यमान किसका? न्यूट्रिनो। शून्य द्रव्यमान मतलब न्यूट्रिनो। ठीक है, उसके बाद असिंक आवेश का मतलब क्वार्क। ठीक है, और असिंक पर्चकर्ण का मतलब पॉजिट्रॉन और पूर्णांक पर्चकर्ण का मतलब फेनॉन। तो चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 ये बोल रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि निर्वात में गति ही नहीं करता। ठीक है,
तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, संगमरमर, हीरा, शक्कर। कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व कौन सा है? तो ये हीरा में कोई मिलावट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी पहले लिखा गया, ऑप्शन बी बाद में लिखा गया। तो इसमें सबसे मूल्य तत्व कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ठीक है, हीरा जो है सबसे मूल तत्व है, ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है और ये यही यहाँ पे मूल तत्व है। चारों ऑप्शन में यहाँ पे मूल तत्व कौन सा है? हीरा। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राई या फिर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन। कौन सा विस्फोटक नहीं है? यहाँ पे कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। बाद बाकी यहाँ पे सभी विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न संख्या 73 ये बोल रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल का, हाइड्रोलिक सेल का, फोटो सेल का, या सौर सेल एवं हाइड्रोलिक सेल दोनों का? फायर अलार्म में कौन से सेल का यूज किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो सेल। यानी कि सौर सेल जो है फोटो सेल, इसका उपयोग किया था फायर अलार्म में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, ये बोल रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम, या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिकम, या फिर सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, हल्दी। तो 74 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होता है? पुलिस के द्वारा जो नशे में गाड़ी चलाने वाले को सांस की जांच किससे के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम। इसके द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की जांच किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ताप के कारण, समुद्र से दूरी के कारण, दाब के कारण, या श्यानता के कारण? इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा रहा? अगर और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस तरह की वीडियो इस चैनल पे डलते रहेंगे और कंटिन्यू हम लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार का इंटर स्तरीय है, बिहार का जो ग्रेजुएशन स्तरीय, ये अभी इसका भी नोटिफिकेशन आ गया। तो इन सभी एग्जाम्स का जो है, साथ में बीपीएससी, ये सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों का आप लोग लेवल देख चुके होंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।